नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन है। इससे पहले हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी अधिक कमेंट आ रहा था आधुनिक भारत को लेकर। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे जो आपका कमेंट होगा उसके हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे और पूरा लुसेंट तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स देखना है तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे प्लेलिस्ट का, यानी तो प्लेलिस्ट से भी जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों का लिंक है, वहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 सूची 2 दिया गया। एक तरफ घटना है और फिर उस टाइम में गवर्नर कौन था वो। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस टाइम गवर्नर था रोजर ड्रैक। द्वैत शासन लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। उस टाइम था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस टाइम वेंसी टाल्ट। और बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। उस टाइम था कार्टियर। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। इस टाइम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? 1765 से लेकर 1772 तक। 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सा संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राजक्षय, हड़प नीति, जब्दी सिद्धांत, ये सब किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये था डलहौजी के टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। डिक्ट्रेन ऑफ लेप्स भी उसको कहा जाता है। तो ये डलहौजी के टाइम में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर है लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक का जीवनी लिखा गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तक किसे कहा जाता है? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यह है गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? सहायक संधि पर उस टाइम में हैदराबाद का निज़ाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा, ये सब सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का, मतलब यहाँ पे सिख गुरु का सही क्रम दिया गया, आपको अरेंज करना है। तो पहले रामदास थे, पहले अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव और फिर तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में, और फिर वो संधि हुआ था, हालांकि जीत ही गया था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में लिया गया था? हड़प की नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध में गवर्नर कौन सा है? ठगी प्रथा, इसमें था वेंटिंग। वोडियार डैश के शासक थे? वोडियार शासक था मैसूर रियासत का। ये इस बार फिर से प्रश्न आया हुआ था 67वीं बीपीएससी में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये रंगपट्टनम में था, श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ की मृत्यु हुई थी 1799 में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को कब बनाया गया था? 1757 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ये समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध इसमें से मराठों ने किया था, मराठा। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था,
अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का कहा जाता है क्योंकि इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो इसलिए प्लासी का लड़ाई जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें से उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ कर सके और जो कंपनी था उसमें कुछ जो सस्ते दरों पे मेनली भारतीयों को रोजगार यहाँ पे दिया जा सके, काम लिया जा सके। मेनली रोजगार का मेन मकसद नहीं था। प्रशासनिक अव्यवस्था जो कुशासन है, इसके आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह था अवध। अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन ने, गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव 1835 में मैकाले का प्रस्ताव आया था उससे। निम्नलिखित में से सही कालक्रम में आपको अरेंज करना है कि पहले कौन था फिर कौन था। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसीटाल्ट, उसके बाद कार्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज कई सारा था। जैसे कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, ट्रेंड था, उसके पास आधुनिक हथियार भी थे और भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। वो सब अपने अपने प्रांत के लिए मिली लड़ रहे थे, तो अभाव था। तो यहाँ पे ये 3 सही है, आंसर बनेगा डी। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डाक टिकट शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करना तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किन्हें जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ये संस्थापक माने जाते हैं सादत खां बुरहान उल मुल्क, सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में वे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो ये किसके द्वारा किया गया था? शाह आलम द्वितीय के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल के सम्राट कौन थे? मुगल के सम्राट उस टाइम में अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा बना? तो वो वारेन हेस्टिंग बना था, वारेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव के बाद। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण कौन सा था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया हुआ था इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, वे सरदार इसमें से कौन से थे? सिराजुद्दौला का साथ दिया था तो वे सरदार में से मोहनलाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मीर मदान, क्योंकि बहुत सारे तो उसका धोखा ही दे दिया था। काल कोठरी जो ब्लैक होल की घटना थी जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गया था, ये घटना कहाँ घटा हुआ था? तो कोलकाता में घटा था, कोलकाता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख का काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि के द्वारा कहा गया कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में दुख का काली घटा छा गया? ये नवीन चंद्र सेन के द्वारा कहा गया, नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को यानी डाकुओं के राज्य का संज्ञा दिया? डाकुओं के राज्य का संज्ञा दिया, ये दिया गया था के.एम. पनिक्कर के द्वारा, के.एम. पनिक्कर के द्वारा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी ये किससे संबंधित था? ये था वारेन हेस्टिंग ने चालू किया था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुआ था, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रज़ा खान को, मोहम्मद रज़ा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया हुआ था? तो ये है राजा सिताब राय, राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? रंजीत सिंह शाहसूजा से, शाहसूजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था यह था सर आयरकूट, सर आयरकूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह
के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। निम्नलिखित में से एक यहाँ पे सुमेलित नहीं किया गया है। तो पहला है कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सही है। सहायक संधि प्रणाली ये वेलेस्ली। 1829 का 17वां रेगुलेशन जो आया था वो वेंटिंग के टाइम में, तो ये गलत है, सी नंबर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज़ों ने भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था? ये था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह संबंधित थे सुकरचकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधीन कर लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यह था मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो यह था गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। आगे प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? उस टाइम था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कब मारे गए थे श्रीरंगपट्टनम में? तो 1799 में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल हुआ था सिराजुद्दौला के टाइम में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह थे, उसके बाद वो पुस्तक आ गया तो गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ये प्लासी का युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो शुरू हुआ। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल ये किसका नाम है? तो ये तमिलनाडु के एक नगर का नाम था डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के टाइम में, वारेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया वारेन हेस्टिंग के टाइम में, वारेन हेस्टिंग। अब यहाँ अवधि दिया गया है और युद्ध दिया गया है कि इस टाइम में क्या हुआ था, तो मतलब कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तो तृतीय जो मैसूर युद्ध था ये 1790 से लेकर 92 के बीच हुआ था, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से लेकर 26 के बीच हुआ था। ये दो यहाँ पे सही सुमेलित था। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन सा सही है। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये सही है। और फिर गुरु अंगद या अंगदेव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि दिया था, तो यहाँ पे ये दोनों सही है। भारत के किस ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्य जो प्रिंसी स्टेट था इस पर विचार किया गया था? तो ये था पहले सतारा, उसके बाद संभलपुर और फिर लास्ट में झांसी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आधुनिक पद्धति से दूतावास किया था टीपू सुल्तान ने। आगे ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? डलहौजी के टाइम में, डलहौजी के टाइम में। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 80 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1838 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठगों का दमन, तो ये कर्नल स्लीमैन था, कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आगे उत्तरवर्ती मुगल शासक दिया गया है और उसका उपनाम दिया गया है, सुमेलित करना है। तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब-ए-खबर कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया था, घृणित कायर। मोहम्मद शाह को रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा गया था।
1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम को किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठाया गया था? तो उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वो किसकी सहायता से सम्राट बना हुआ था? तो उसे बनाया था जुल्फ़िकार खान ने, जुल्फ़िकार खान। फ़र्रुख़ुशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फ़र्रुख़ुशियर बना था सैयद बंधु के हेल्प से, सैयद बंधु। नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को उस टाइम में किंग मेकर कहा जाता था। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत करके उसका हत्या कर दिया था? तो ये था फ़र्रुख़ुशियर। फ़र्रुख़ुशियर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? बादशाह बनाने का काम सैयद बंधु ने लगभग सबको किया था। पहले फ़र्रुख़ुशियर को, फिर रफ़ी उल जहाद को, रफ़ी उल दौला को, मोहम्मद शाह को। उस टाइम में सब 2 महीने 3 महीने के लिए बना था। सैयद बंधुओं के पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था, मोहम्मद शाह। किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर मूल नाम था मुहम्मद शाह रंगीला का। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ था? ये मोहम्मद शाह के टाइम, जिसका रंगीला कहा जाता है, उस टाइम में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल सम्राट कौन था? उस टाइम मुग़ल सम्राट था मोहम्मद शाह यानी रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सर्वप्रथम 3 बार आक्रमण किसके मुग़ल शासक के टाइम में हुआ था? किस टाइम में हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय के टाइम में, शाह आलम द्वितीय। किस मुग़ल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? वास्तविक नाम अली गौहर था शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुग़ल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित होने के बाद फिर जीवन बताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः बैठा? तो यह था शाह आलम द्वितीय। हालांकि कुछ ऐसा ही हुआ था, किसके साथ? हुमायूं के साथ। कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया था कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिले कुएं यार में? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? बहादुर शाह द्वितीय के लिए, बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक जो था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अब यहाँ पे राज्य दिया गया है और उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो बंगाल जो कि 1713 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन था? मुर्शिद कुली जाफ़र खां। आगे मोहम्मद खां बंगस, ये 1714 ईस्वी में फुर्रुखाबाद का। शहादत खां कर्नाटक का 1720 में। मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां या इसको बुरहानुल मुल्क कहा जाता था, अवध का 1722 ईस्वी में। आगे फिर से सुमेलित करने एक तरफ राज्य दिया गया है और उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो हैदर अली, ये मैसूर का 1761 में हैदर अली। बदन सिंह 1740 ईस्वी में भरतपुर का। मोहम्मद अली मोहम्मद खां रुहेलखंड का 1727 में। और मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच खां, जिसको निज़ामुल मुल्क भी कहा गया, हैदराबाद का 1724 में, 1724 में। किस राज्य के शासक नवाब वज़ीर कहलाते थे? नवाब वज़ीर ये कहलाता था अवध का शासक, अवध का शासक। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया हुआ था? तो चूड़ामन, चूड़ामन या चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? तो ये थे सूरजमल, सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफ़र खां को बंगाल में 1717 ईस्वी में और उड़ीसा का 1719 ईस्वी में सूबेदारी मिली थी। यह किस मुग़ल बादशाह से इनको मिला हुआ था? तो उस टाइम था फ़र्रुख़ुशियर, फ़र्रुख़ुशियर। किसने मुरादाबाद की स्थापना की थी? उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मुर्शिद कुली जाफ़र खां, मुर्शिद कुली जाफ़र खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफ़र खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विद विवाद का सर्वप्रमुख किसे बनाया गया था? तो मुग़ल बादशाह फ़र्रुख़ुशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान में मुर्शिद अली जाफ़र खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा इसे अलग अलग व्याख्या किया गया था। किस मुग़ल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो ये था मोहम्मद शाह यानी रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला।
बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी? यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि अगर छेड़छाड़ की जाए तो काट काट कर वो प्राण ले लेगा। ये कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी खां अंग्रेज द्वारा कोलकाता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले में क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? अलीवर्दी खां के द्वारा। ये काफ़ी खतरनाक था अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दिया था कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? ये तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देगा। तो ये भी कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा कि अंग्रेज मतलब ये फ्रांसीसी डच के साथ मिला के अंग्रेज को हटा दो, फिर फ्रांस और डच को हटा देना। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसके बाद इस सिंहासन में बैठा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का मेन कारण क्या था? ये प्रश्न एक और आया भी था कि अंग्रेज़ द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी कर दी गई थी, उसका जो फ्री पास का दुरुपयोग किया गया था, जो बिजनेस करने के लिए दिया गया था। भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ द्वारा शरण देने के लिए भी ऐसा किया गया था। आंसर यहाँ पे डी था, तीनों सही है। आगे प्रश्न है, घटना और तिथि दिया गया, सुमेलित करना है। कोलकाता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार हुआ 1756 में, जून 1756। काल कोठरी की त्रासदी जो है वो 20 जून 1756 में हुआ था। अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था 9 फरवरी को, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई थी। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उसने किया था, तो 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप उससे ना हो। आगे बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना भी देते हैं। तो ये मीर कासिम ने कहा था, मीर कासिम ने लिखा था मेनली। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ये थे मीर कासिम। मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 हुआ था, इसके संदर्भ में विचार करना है कि कौन कौन सा सही है यहाँ पे। तो सारे कथन सही है। पहला है कि शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद का जिला दे दिया गया था। कंपनी को 26 लाख रुपया सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया गया था। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार और अंग्रेजी के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई थी। आंसर यहाँ पे डी है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ये शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच, शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार को संज्ञा किसने दिया था? गधा या सियार, इसका संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर के द्वारा। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया है? भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया है मुबारक-उद-दौला को। मुबारक-उद-दौला। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूट लो। यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? मीर जाफर के लिए। फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को। उद्देश्य क्या था? जितना लूट सको लूटो। यह वह मतलब मीर जाफर जो है वह सोने की एक थैली है जिसे जितना चाहो लूट लो। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद के लिए डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो यह था हैदर अली। हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाल्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये हैदर अली के था, हैदर अली ने कहा था। आगे यहाँ पे युद्ध दिया गया है और संधि दिया गया है।
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेके 69 तक हुआ था, मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1990 से 92 के बीच हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 और तृतीय 90 से 92 के बीच। आगे यहाँ पे फिर से युद्ध दिया गया है और अंग्रेजों का नेतृत्व उस टाइम कौन कर रहा था वो आपको मिलाना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ के टाइम में, जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आयरकूट था उस टाइम, आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मोडोज था, मेजर जनरल मोडोज। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट था, जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुआ था, किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उस टाइम, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के आसपास। आगे है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद कराने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुआ था, इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर उस टाइम कौन था? लॉर्ड मैकेनिरे, लॉर्ड मैकेनिरे, लॉर्ड मैकेनिरे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में रंगपट्टनम की संधि हुआ था। इसके अंतर्गत क्या सब हुआ था? तो टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना था। ये नहीं है, तीसरा नहीं था। वो अपने 2 बेटे को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ये 3 जो था वो तृतीय जो रंगपट्टनम का संधि हुआ था उसके अकॉर्डिंग हुआ था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो ये फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की सब के साथ। टीपू सुल्तान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, मतलब विचार करना है। तो पहला दिया गया कि टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग शुरू किया था, ये सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की भी शुरुआत करी थी, ये भी सही है। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को भी अपनाया था, ये भी सही है। आगे फ्रांसिस क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, इसकी सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और उसमें शामिल भी हुआ था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू विधित किया था। तो यहाँ पे चारों कथन जो है वो टीपू सुल्तान के बारे में सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन सब था? तो त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। और बोडयार वंश का एक बालक था कृष्णराज द्वितीय, उसको गद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सिंहासन, मतलब उसको अपने अधीन कर रहा था लेकिन उसको वहाँ पे बैठा दिया गया था ताकि वहाँ पे असंतोष ना फैल जाए। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये कहा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिंदा रहें। ये टीपू सुल्तान ने कहा था, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जो कि 1469 से लेकर 1538 तक रहे थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में था। तो ये बिल्कुल सही है गुरु नानक देव के बारे में। दूसरा है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद यानी अंगदेव का मूल नाम लाहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया था जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था, ये भी सही है। चौथा है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका नींव रखा था। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया और शाहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई थी, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे चारों कथन सही था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख में दनसासा धार्मिक कर वसूल करने आरंभ किया था और साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ करवाया था? तो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए नहीं किया था? मतलब राजनीतिक उद्देश्य का प्राप्ति करना उसका उसमें मकसद नहीं था। तो ये था धोखाधड़ी, धोखाबाजी नहीं किया था, युद्ध किया था, समामेलन किया था, सहायक संधि किया था। तो वेलेस्ली थोड़ा ठीक ठाक था। अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया है? पहला है कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने
अकाल तख्त यानी स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी अकाल तख्त का स्थापना किया था। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, तो ये सही है। दूसरा, हरगोविंद ने अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े थे और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पदशाह की उपाधि धारण की थी, ये भी। और चौथा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया था, तो यहाँ पे सारे कथन जो है वो सही था। किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिरे मतलब सार ना दाद, मेरे सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया, तो ये किनके बारे में कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? बकला द बाबा कहा जाता था तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? तो उनके बचपन में ही 9 वर्ष में पटना में बिताए थे, बचपन में 9 वर्ष, बिल्कुल सही है ये। मखोबल आनंदपुर में उन्होंने गुरु निर्वाचित किया गया था, मखोबल अंगदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था, सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया था। उन्होंने पहूल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान और प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा को आरंभ किया था। तो यहाँ पे सारे कथन गुरु गोविंद सिंह के बारे में सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इसमें से कौन कौन सी है? तो दसम ग्रंथ, चंडी ग्रंथ, विचित्र ग्रंथ और जफरनामा, ये सब गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? तो ये थे बंदा बहादुर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो ये फर्रुखसियर के आदेश पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? खालसा दल का स्थापना कपूर सिंह ने किया, कपूर सिंह। रंजीत सिंह जो कि 1792 से लेकर 1839 तक रहे ने अपने शासनकाल में अनेक विजय का युद्ध लड़ा। इसमें से कौन सा विजय का युद्ध जो है वो कालक्रम में अरेंज करना है मेनली। तो पहले लाहौर था, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर का युद्ध हुआ। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो ये लाहौर में हुआ, ऐसा लाहौर में। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्ति हुआ था? जमजमा नामक तोप मिला था अमृतसर विजय अभियान से। रंजीत सिंह ने किस मिस्र में लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर में पंजाब की जो कि धार्मिक राजधानी था वो छीना? तो ये था भंगी। अब रंजीत सिंह द्वारा चलाई गई संधि है और उस किसके साथ संधि किया गया था वो दिया गया है। तो पहला अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुआ था वो लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुआ था, लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपर की संधि 1831 में हुआ था विलियम बेंटिंग के साथ। और त्रिपक्षीय संधि हुआ था 1836 में लॉर्ड एक्लैंड और शाह सूजा के साथ। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुआ था, किस नदी के दोनों में राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो सतलज नदी के दोनों साइड। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती करवाया था, जिसमें शामिल कौन कौन से थे? तो वस्तुरा, आलॉर्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और एविटेबल, ये चारों थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 तक हुआ था एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से लेकर 49 के हुआ था, उस टाइम में पंजाब का शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। तो लाहौर का संधि ये हुआ था 1846 में, लाहौर का संधि। भोरोवल का संधि 1846 में ही। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में, 1849। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था 1843 ईस्वी में? तो उस टाइम था लॉर्ड एलेनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सिंध विजय का श्रेय जाता है सर चार्ल्स नेपियर को, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम में थोड़ा अरेंज करना है यहाँ पे। तो पहले था हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पूना का पेशवा। उसके बाद सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये कहा गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बन गए थे और कंपनी उसकी सहायक बन गई थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स।
भारत में सहायक संधि का जन्मदाता और आविष्कारक किसे कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है, डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सूची 2 और सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो पिंडारियों का दमन ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, पिंडारियों का दमन। ठगों का दमन हुआ था विलियम बेंटिंग के टाइम में, विलियम बेंटिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एम एस थर्ड के टाइम में, और मैकाले की शिक्षा नीति का प्रस्ताव आया था 1835 में विलियम बेंटिंग के टाइम में। आगे फिर से सूची 1 सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। पहला है कि समाचारों पर प्रतिबंध को समाप्त किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मेटकॉफ ने, लॉर्ड मेकटॉफ। आगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। आगे गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध का शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रम में आपको सजाना है। सबसे लास्ट में हालांकि इसमें झांसी हुआ था, झांसी के साथ ही एक और हुआ था, पर ऑप्शन में देख लीजिए कि पहले सतारा, फिर संभलपुर, जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। तो झांसी लास्ट के आसपास देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही था। घटना दिया गया और वो वर्ष दिया गया है कि कब हुआ था। तो सुगौली की संधि जो नेपाल के साथ हुआ था 1816 में ही हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 26 के बीच। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच, 1885 से 86 के बीच। आगे कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला गलत है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर, लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो यह है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 3 कथन सही है कि वो श्रवणगौर का शासक था, सही है। अपने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की थी, यहाँ पे ये 3 जो है वो सही है। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो उस टाइम में जो कच्चा माल था वो था कपास, रेशम, सोडा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच हुआ था, इसमें विजय कौन रहा था? हैदर अली, हैदर अली। और लास्ट प्रश्न है प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये तो था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे अपना एक्सरसाइज है कि ब्रिटिश शासन के अधीन अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था भारत में, तो उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन मेरे भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।